आज से पहले तक जिस सिस्टम से एलपीजी गैस की बुकिंग आम उपभोक्ता करवा रहे थे वो ठप हो चुका है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। गैस एजेंसी वाले कस्टमर को कह रहे हैं कि ऊपर से सप्लाई आधा हो गया है। ये जितना आता था उससे कितना कम हो गया? जैसे हम 1500 गैस बांटते हैं बत्ती की, अभी हम 700 750 बांटते हैं, आधा हो गया सीधा। आधा हो। ठीक है। अभी जो बैकलॉग मेरा 1200 1300 रहता है, अभी बैकलॉग 6100 पे चल। शहरों में धड़ाधड़ लोग बिजली से चलने वाले कुकर और चूल्हे खरीद रहे हैं। गांव में मिट्टी के चूल्हे में फिर से लकड़ी जलाई जा रही है। विपक्षी सांसद लोकसभा में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। एक तरफ जहां इतना कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अखबार में बयान देकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल न लेकर दावा कर रही है कि सब ठीक है, कोई दबाव नहीं है, गैस सिलेंडर की कोई किल्लत कहीं भी नहीं है। लेकिन अपने देश में एलपीजी गैस की खपत में हुई बढ़ोतरी, एलपीजी गैस के बड़े हिस्से को दुनिया से मंगवाने और ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की वजह से उपजी स्थिति पर एक सरसरी निगाह डालने भर से ये समझ आ जाएगा कि क्यों देश के बड़े हिस्से में एलपीजी गैस की कमी को लेकर चर्चा हो रही है। इस पूरे संकट को समझने के लिए सिर्फ आज की खबर को देखना काफी नहीं है, इसके लिए पिछले 10 साल की एक बड़ी कहानी जिम्मेदार है। सबसे पहले ये आंकड़ा समझिए। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक साल 2015 में भारत अपनी जरूरत के करीब 47% एलपीजी विदेशों से मंगवाता था। यानी लगभग आधे गैस बाहर से आती थी और आधी देश में बच जाती थी। लेकिन 2025 तक तस्वीर बदल गई। अब भारत अपनी जरूरत की करीब 67% एलपीजी विदेशों से मंगवाता है। यानी 2/3 से ज्यादा गैस अब बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साल 2015 से 2025 के बीच ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एलपीजी गैस के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हो गई। एक सवाल और आपके मन में उठना चाहिए कि जब पेट्रोल और डीजल के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, कई बार तो नेट एक्सपोर्टर भी बन जाते हैं, मतलब दूसरे देशों को पेट्रोल डीजल भेज देते हैं, तो एलपीजी गैस के मामले में हमारी निर्भरता क्यों बनी हुई है? आइए इन दोनों सवालों को एक एक कर समझते हैं। मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पहली बार रसोई गैस का कनेक्शन मिला। जिन घरों में पहले लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जलते थे, वहां पहली बार एलपीजी चूल्हा पहुंचा। यह बदलाव सिर्फ सुविधा का नहीं था, यह स्वास्थ्य और जीवन शैली का भी बदलाव था। करोड़ों महिलाओं को धुएं से राहत मिली, गांव में रसोई का माहौल बदल गया। इस योजना को देश के शानदार वेलफेयर योजनाओं में गिना गया। पोस्टर लगवाए गए, वाहवाही भी हुई, लेकिन इस बड़ी सामाजिक उपलब्धि के साथ एक आर्थिक चुनौती भी जुड़ गई। जब 10 करोड़ नए घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचा तो गैस की मांग अचानक बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन उस समय यह सवाल उतनी गंभीरता से नहीं पूछा गया कि इस अतिरिक्त एलपीजी को देश लाएगा कहां से। भारत की ज्यादातर रिफाइनरियां एलपीजी बनाने के लिए डिजाइन नहीं की गई। उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल तैयार करें, क्योंकि इन ईंधनों की बाजार में भारी मांग है और इनसे अच्छा मुनाफा भी मिलता है। रिफाइनिंग प्रक्रिया में जो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस बनता है, वही आगे चलकर एलपीजी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यही ब्यूटेन और प्रोपेन पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। प्लास्टिक, केमिकल और कई औद्योगिक उत्पाद इसी से बनते हैं और यह सच है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग इन गैसों के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार रहता है। इसलिए रिफाइनरियां अक्सर इन्हें पेट्रोकेमिकल सेक्टर की ओर मोड़ देती हैं। नतीजा यह हुआ कि देश में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ती चली गई, लेकिन घरेलू उत्पादन उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाया। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से मंगानी पड़ती है।
कहने का मतलब कि बढ़ी हुई इस मांग की वजह से एलपीजी गैस के मामले में हमारी निर्भरता बाहर के देशों पर ज़्यादा हो गई। हमने शुरू में ही आपको बताया कि 2015 तक हम अपनी ज़रूरत के करीब 47% एलपीजी विदेशों से मंगवाते थे। 2016 के बाद उज्ज्वला योजना शुरू हुई, तेजी से गैस के कनेक्शन बढ़े और इस वजह से 2025 आते आते हम अपनी ज़रूरत का 67% एलपीजी विदेशों से मंगवाने लगे। भारत के करीब 85 से 90% एलपीजी एक ही समुद्री रास्ते से होकर आती है। यह रास्ता है होर्मुज स्ट्रीट। यह दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है, लेकिन यही रास्ता आज पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि उसकी अनुमति के बिना इस रास्ते से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा, लिहाजा उसकी अनुमति के लिए इस सकड़े समुद्री मार्ग पर जहाज कई कई दिनों के लिए रुके हुए हैं और इसी वजह से एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ये सब हालात समझने के बाद एक अहम सवाल जो आपके मन में उठना चाहिए वो ये कि सरकार ने जब उज्ज्वला योजना शुरू किया, इस योजना की वजह से घरेलू गैस की मांग तेजी से बढ़ी, तो उसी अनुपात में अपने देश में गैस तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं बढ़ाया गया। कहने का मतलब कि मांग बढ़ी तो उस मांग को पूरा करने के लिए या बढ़ी हुई मांग के बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए हमने वक्त रहते तैयारी क्यों नहीं की। अब जब संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो केंद्र सरकार एक्टिव होती हुई दिख रही है। गृह मंत्रालय ने अपना कंट्रोल रूम 24 घंटों के लिए चालू कर दिया है। इस कंट्रोल रूम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय के नोडल अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। इसका मकसद यह है कि किसी भी तरह की अफवाह या गलत खबर को तुरंत जांचा जाए और राज्यों को सही जानकारी दी जाए। गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ एक अहम बैठक भी की है। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में साफ साफ कहा गया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर भी लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो एलपीजी उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने की कोशिशें करें और घरेलू इस्तेमाल को सबसे ऊपर रखें, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें। सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। होटलों, रेस्टोरेंट और दूसरे कमर्शियल प्रतिष्ठानों को एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। इसका मकसद यह है कि घरेलू रसोई के लिए गैस की उपलब्धता बनी रहे। हालांकि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों जैसी जरूरी सेवाओं को इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वो एलपीजी से जुड़े गोदामों, पाइपलाइन और सप्लाई सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाएं, क्योंकि अगर सप्लाई चेन में कहीं भी बाधा आती है तो उसका सीधा असर लोगों की रसोई तक पहुंच सकता है। राज्य सरकारों को रोजाना अपने स्तर पर गैस की उपलब्धता और वितरण की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। अगर कहीं जमाखोरी, कालाबाजारी या नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार लोगों में भरोसा बनाने की भी कोशिश कर रही है। तेल कंपनियों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि देश में घरेलू गैस की सप्लाई को सामान्य बनाने की कोशिशें की जा रही हो और इस स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भी खास नजर रखी जा रही है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई फर्जी खबर या भ्रामक वीडियो फैलता है या फैलाया जाता है जिससे लोगों में डर या घबराहट फैलता है तो उसे तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सप्लाई की समस्या नहीं है, यह भारत के लिए एक बड़ा सबक भी है। इसने साफ दिखा दिया है कि रसोई गैस जैसे जरूरी ईंधन के मामले में भारत अभी तक काफ़ी हद तक बाहरी दुनिया पर निर्भर कर रहा है। अगर जल्दी ही हमने इसको अपने पर मतलब इस मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हुए तो स्थिति खराब हो सकती है। ईरान के आसपास के यह संकट एक तरह से चेतावनी है। यह याद दिलाता है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। आने वाले वर्षों में भारत के सामने यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या वो अपनी रसोई को चलाने वाले इस ईंधन के मामले में ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैश्विक
वैश्विक राजनीति के हर झटके की गूंज हमारे घरों के चूल्हे तक सुनाई देगा। ये स्टोरी मैं फील्ड से शूट कर रहा हूँ, इसलिए पसीना आ गया है। मुझे उम्मीद है इसका आप लोग बुरा नहीं मानेंगे और इस कहानी पर अपनी राय जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।